क्या इस बार सरकार इतिहास की सबसे बड़ी इंक्रीमेंट देने जा रही है? और मुझे लग रहा है इस बार भी मेरा अनुमान ये कहता है कि 2.25 से लेके कहीं 2.8 के बीच में हो सकता है। पिछली बार से बेहतर होगा ऐसा मुझे लग रहा है। 2.57 पिछली बार था, तो कहीं 2.8 और 3 के बीच में कहीं जाके बात बन सकती है। तो 18,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति की तनख्वाह 68,940 हो जाएगी, लगभग 4 गुना तनख्वाह हो जाएगी। और अब समय आ गया है कि सरकारी एम्प्लॉइज को और प्राइवेट एम्प्लॉइज को एक ही प्लेटफॉर्म पर रखने का। देश के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी बेताबी से अपनी सैलरी और पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग के लिए गठित पैनल इस पर पूरी तेजी से काम कर रहा है। इसे लेकर अब ऐसा अपडेट सामने आया है जिसने लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच जबरदस्त हलचल मचा दी है। फिटमेंट फैक्टर को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उन्हें देखकर हर कर्मचारी सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या इस बार सरकार इतिहास की सबसे बड़ी इंक्रीमेंट देने जा रही है? कर्मचारी संगठनों की ओर से अपनी अपनी मांगे और सुझाव वेतन आयोग को भेजे गए हैं। सबसे बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर के मैजिकल न्यूमेरिक को लेकर ही है। कुछ सरकारी यूनियनों ने तो इस बार फैक्टर जो है 3.83 सेट करने की भी मांग की है। अगर ऐसा हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या सरकार इस मांग को मानेगी? 8th पे कमीशन के इस पूरे गुणाभाग पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर शरद कोहली साहब। सर, स्वागत है आपका। शरद कोहली साहब जो है देश के बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, टैक्स गुरु के तौर पर चर्चित हैं और वित्तीय मामलों पर अपनी गहरी विशेषज्ञता रखते हैं। सर, इस समय जो है केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि इस बार जो है इंक्रीमेंट कितनी होने वाली है और फिटमेंट फैक्टर का जो मैजिकल न्यूमेरिक है कितना सेट होने वाला है। आपको क्या लगता है सर, आपके अनुमान क्या कहते हैं? नमस्कार आपको और नवभारत टाइम्स के सभी व्यूअर्स को, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर, जहां जहां हमारा और आपका इंटरेक्शन जा रहा है। देखिए, अगर हम 7th पे कमीशन को लें, 2016 की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर जो फिटमेंट फैक्टर निकल के आया था लगभग 2.57 था जी। यानी कि 2.5 से थोड़ा सा फालतू था। और मुझे लग रहा है इस बार भी मेरा अनुमान ये कहता है कि 2.25 से लेके कहीं 2.8 के बीच में हो सकता है जी। बहुत ज्यादा आप लेके चलेंगे 3.83 अगर आप लेके चलें जो डिफेंस एम्प्लॉइज ने दिया है। मैं कुछ और एजेंसीज के भी एस्पिरेशन देख रहा था, कुछ और एजेंसी जिसमें डिफेंस एम्प्लॉइज की है, उन्होंने 3.83 की बात करी है, सबसे ऊंचा उन्हीं का आया है। फिर जो ये पोस्टल एम्प्लॉइज हैं, जो FNPO जिसको हम कहते हैं, उनका 3.25 का आया है। और अगर आप AITUC देखें जो कि बहुत एक्टिव है, आपको पता होगा लेबर के मैटर्स में बहुत एक्टिव दिखाई देती है एज ए यूनियन, उसमें उसने 3 का दिया है। और उसके बाद कुछ कंजर्वेटिव भी है, JNK एम्प्लॉइज की बॉडीज है, उन्होंने 2.86 से लेके 3.8 का दिया है। और मेरा ये मानना है कि करीब 2.25 और 2.8 के आसपास से बैठेगा। पिछली बार से बेहतर होगा ऐसा मुझे लग रहा है। 2.57 पिछली बार था, तो कहीं 2.8 और 3 के बीच में कहीं जाके बात बन सकती है। तो इसको आप देखिए, इसको आसान तरीका इसको समझने का क्या है कि जो व्यक्ति जो बेसिक इस समय पे है, मान लीजिए वो हम 18,000 रुपए लेके चलते हैं, तो 18,000 रुपए पे कितनी बन जाएगी? मुझे लगता है लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है कि भाई हमारी तनख्वाह 8th पे कमीशन के बाद कितनी हो जाएगी। तो अगर हम 2.57 यानी कि 7th पे कमीशन का अगर राम लेके चलें, जो पिछली बार आया था 2016 में, तो 18,000 लेने वाले की पे करीब 46,260 रुपए बन जाती है। और अगर हम 2.86 लेके चले, जो मेरा अनुमान है कि कहीं यहां पर जाके होगा 2.8 और 4 के बीच में हो सकता है। वैसे ज्यादातर जो रिसर्च एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं 2.25 और 2.8 के बीच में होगा, पर मैं थोड़ा सा दिलदार होके बात करता हूं, तो फिर आपकी 51,480 रुपए हो जाती है। और अगर जो डिफेंस एम्प्लॉइज ने राम सबसे ऊंची मांग की है 3.83, जिसका आप भी अभी जिक्र कर रहे थे, तो ये सैलरी कहीं 68,940 हो जाती है। यानी कि 18,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति की तनख्वाह 68,940 हो जाएगी, लगभग 4 गुना तनख्वाह हो जाएगी। देखिए, ये सच है कि सरकारी कर्मचारियों को सुविधा तो मिलती है, पर हाथ में जो पैसा आता है वो कम आता है। ये इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूं। और अब समय आ गया है कि सरकारी एम्प्लॉइज को और प्राइवेट एम्प्लॉइज को एक ही प्लेटफॉर्म पर रखने का। और यही मांग है कि अगर हम काम उतना करते हैं तो हमें प्राइवेट नौकरी में ज्यादा तनख्वाह मिलती है, सरकारी में ज्यादा नहीं मिलती। हालांकि सरकार में ये मानता हूं मकान मिल जाता है,
अन्य सुविधाएं मिलती है, उसको हम जैसे हम कॉर्पोरेट भाषा में सीटीसी कहते हैं, कॉस्ट टू कंपनी। तो अगर कॉस्ट टू गवर्नमेंट सीटीजी बोले हम, कॉस्ट टू गवर्नमेंट, तो वो उतनी बुरी नहीं है। परंतु टेक होम सैलरी जो होती है, जो बेसिक सैलरी होती है आपकी, वो 18,000 बेसिक से शुरू होती है। तो मुझे लग रहा है उसमें बदलाव आने की उम्मीद है। और हम सब जानते हैं कि ये आपको आपको कहीं जून मिडिल ऑफ 2027 तक आपको आता हुआ दिखाई देगा। और पर इफेक्टिव होगा 1 जनवरी 2026 से, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि इफेक्टिव। तो एरियर्स वगैरह जो मिलते हैं, एरियर्स की भी बड़ी इंतजार रहती है सरकारी एम्प्लॉयज को। तो यहाँ कहीं जाके हिसाब बैठता है। अभी तो अटकलें हैं, देखिए अटकलें मुझे ऐसा लगता है कि 2.5, रियलिस्टिकली 2.5 और 3 के बीच में कहीं जाके सेटल होगा। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर देखिए दो तरह की बातें चल रही हैं और दो तरह की स्थितियां हैं, और जो एक आशंका मन में बनी हुई है और खासतौर से उत्सुकता जो केंद्रीय कर्मचारियों के मन में है इस बात को लेकर के है, भाई जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है जिस तरीके से, तो उस महंगाई पर जो है को ध्यान में रखा जाए। तो इन्फ्लेशंस को ध्यान में रखते हुए ही जो फिटमेंट फैक्टर है उसको सेट किया जाए। अब जो हाईएस्ट डिमांड है इनकी 3.83 की तो है, लेकिन सर क्या मौजूदा हालात में, जबकि सरकार के सामने इतनी वित्तीय चुनौतियां हैं और सरकार जो है कई और तरह की अंतर्राष्ट्रीय मसलों से भी जूझ रही है, और खासतौर से अभी जो हालिया स्थिति है ईरान के साथ, अमेरिका के साथ जो सारा झड़पें चल रही हैं, तो हॉर्मुज स्ट्रेट और मिडिल ईस्ट में जो तनाव है उसका इंपैक्ट भी कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। तो आपको लगता है सर कि क्या 2.57 के आंकड़े को रेस कर सकता हो, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 2.86 तक जा सकता है, तो क्या मौजूदा हालात में संभव लगता है आपको? देखिए, हम ये जो महंगाई का पूरा फेज रहा है, क्योंकि महंगाई पर ही आधारित होता है फिटमेंट फैक्टर। आपको पता है कि कितना इस 10 साल के दौरान कितनी महंगाई पर एनम बढ़ी। तो हम महंगाई के 2-3 फेसेस एज एन इकोनॉमिस्ट मैं आपको राम बता सकता हूँ। 2-3 फेसेस। पहला फेज 2016 से 2020 का था। उस दौरान में महंगाई मॉडरेटेड थी, 3-4% के आसपास। फिर जब कोविड आया, तो कोविड के फौरन बाद आपको महंगाई थोड़ी बढ़ती दिखी। हम 6-7-8 तक भी गए थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। फिर जब रशिया यूक्रेन का युद्ध आया, तब थोड़ी सी महंगाई एलिवेटेड रही। फिर आप पिछले 2-3 साल से, अगर ये जो युद्ध वाला फेज है ईरान वाला, इसको निकाल दें, तो महंगाई एक समय ऐसा भी था जब महंगाई 0 के आसपास आने लगी थी। तो ऑन एन एवरेज इसको निकाल के देखा जाता, मुझे लग रहा है ऑन एन एवरेज 3 से थोड़ा नीचे अगर हम लेके चले तो वो रीजनेबल एस्टिमेट होगा। अगर 3 तक भी चला जाता है तो भी रीजनेबल एस्टिमेट होगा। मतलब 3.8 तो मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, पर मुझे लग रहा है कहीं 2.75-3 के आसपास जो है वो एक सेटल होता है। क्योंकि अगर आप महंगाई का साल ब साल 2016 से लेके 2026 तक साल ब साल एवरेज निकालेंगे, तो लगभग वो उतनी निकल के आती है। दूसरा इसमें यह भी बात है राम, के महंगाई की जो हम आंकड़े निकालते हैं वो एक बास्केट ऑफ गुड्स पे होता है। अब बास्केट ऑफ गुड्स, वो भी समय समय पर उसकी परिभाषा बदली गई है। अब जो महंगाई की हमारा सीपीआई का आंकड़ा आता है उसमें काफी कुछ कवरेज है, पर पहले जो आता था बेस ईयर भी डिफरेंट था। तो इसलिए महंगाई के आंकड़े से एक फैक्टर है कॉस्ट ऑफ लिविंग, लिविंग स्टैंडर्ड, प्राइवेट सेक्टर से मैच करता हुआ बहुत सारे इसमें फैक्टर्स जो है वो पे कमीशन इसमें कंसिडर करता है। खाली महंगाई ही नहीं होता है, एक आम सरकारी एम्प्लॉय का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उसको अन्य सुविधाएं किस प्रकार की दी जा रही हैं। दूसरा ये होता है कि इसी रैंक पे अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉय काम कर रहा होता इसी पोजीशन पे, ये भी देखा जाता है कि उसको कितनी मिल रही है। तो बहुत सारी चीजें इसमें कंसिडर की जाती हैं और तब इसको फिटमेंट फैक्टर को निकाला जाता है। इसीलिए फिटमेंट फैक्टर आपको इतनी ऑड फिगर में दिखाई देता है। जैसा मैंने कहा 2016 में 2.57 था, अब 2.57 बिल्कुल देखिए कितना पिन पॉइंटेड है, कितना प्रिसाइज है। तो हर फैक्टर की वेटेज भी अलग होती है। इन्फ्लेशन की वेटेज अलग होती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग की वेटेज अलग होती है, लिविंग स्टैंडर्ड की वेटेज अलग होती है। उसके अलावा प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में एट पार की वेटेज अलग होती है। तो इन सब चीजों को मिला के देखा जाएगा, पर मुझे कुल मिला के मुझे लग रहा है कि सरकारी एम्प्लॉइज को निराशा नहीं होगी, ऐसा मुझे नजर आता है। जी बिल्कुल, और सरकारी कर्मचारियों को निराशा नहीं होगी, शरद कोहली साहब यहाँ पर बता रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात सर ये कि जो पेंशनर्स हैं उनकी भी बड़ी उम्मीदें इस बार बंधी हुई हैं, और ख़ास तौर पर जो है उनकी एक मांग है जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको भी लागू किया जाए, और साथ ही साथ जो है उनको बेनिफिट तो इसका मिलेगा ही। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि अभी मैं अगर थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटस की बात करता हूँ देश के और जो सिचुएशंस हैं इस समय, तो इसको लेकर के कौन कौन से ऐसे चैलेंजिंग फैक्टर्स गवर्नमेंट के सामने हैं जिससे उनको टैकल करना पड़ सकता है? क्योंकि सरकार तो दूर तक की सोच के चलेगी, उनको तमाम चीज़ें देखनी है कि भाई अगर हमने
कोई फिटमेंट फैक्टर अगर सेट कर दिया है तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो हमारे रेवेन्यूज पर, हमारी उस पर जो है कितना पड़ने वाला है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स आपको लगते हैं सर कि जिस पर गवर्नमेंट विचार करेगी इससे पहले? देखिए, इसमें ये देखना होता है कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, पहले तो जो देश का मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशन देखनी पड़ती है। हमारा फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है, सरकार ने बजट में रखा है 4.3 का। तो सरकार नहीं चाहेगी कि आपका फिस्कल डेफिसिट जो है बिगड़े। दूसरा, हाल में जो हालात पैदा हुए हैं ईरान युद्ध की वजह से, पिछले 28 फरवरी को यह युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद से सरकार ने पेट्रोलियम कंपनीज को लाख सवा लाख रुपए, ऐसी खबर आई कि उनकी मदद की है, और भी एमएसएमईज की मदद करी है, और भी जगह सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी, आपको पता होगा 3 लाख करोड़ का बिल पहुंच गया है। तो जो अनप्लैंड एक्सपेंडिचर होता है उसके लिए प्रोविजन रखना पड़ता है। अब जब आप उतनी, एक कहावत होती है गांव में कि उतनी पैर पसारिए जितनी लंबी ठोर, मतलब आप उतना ही चादर से बाहर निकालेंगे पैर को जितना हमारे पास एल्बो रूम है। तो जो फिस्कल एल्बो रूम सरकार के पास है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी ही सरकार को चलाते हैं, इसमें कोई इनकार नहीं है, और उन्हीं के बलबूते पर आज सरकार काम कर रही है, तो उन्हीं के बलबूते पे काम कर रही है। तो इसलिए सरकार ये भी नहीं चाहेगी कि सरकारी एम्प्लॉयज के साथ नाइंसाफी हो, और सारी कटौती सरकारी एम्प्लॉयज पे ये कहते हैं कि भाई सारी कटौती हमारे में से ही करनी थी, आपने बचत करनी थी तो कहीं। पर इस समय जो वैश्विक आर्थिक परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए, और जिस तरीके से क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी, देश में इन्फ्लेशन बढ़ी है, बहुत सारे ऐसे खर्च सरकार को करने पड़े हैं जो कि पहले बजट में प्लान नहीं किए गए थे। और इत्तेफाक से बजट 1 फरवरी को आया था, और उसी महीने 28 फरवरी को ये युद्ध छिड़ गया, तो उनको बिल्कुल भी कंसर्न। तो मुझे लग रहा है जो जो सरकार एक मार्जिन लेके चलती है, वो मार्जिन इस समय समाप्त हो चुका है। तो जो भी निर्णय लिया जाएगा। जी, चलते चलते बस एक छोटा सा सवाल सर आपसे, और एक जबरदस्त चर्चा इस बात को लेकर के भी है कि 2029 में देश में आम चुनाव होने वाले हैं, और उससे पहले जो है देश के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को गवर्नमेंट जो है फील गुड जरूर करवाना चाहेगी, क्योंकि उनकी भी बड़ी संख्या है। तो ऐसे में ये वाला फैक्टर कितना काम कर सकता है? क्या वाकई, अब क्योंकि मोदी सरकार पहले से बोलती रही है कि हमारे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो है वो देश को चलाने वाली मशीनरी हैं, तो अपनी इस मशीनरी को वो फील गुड जरूर करवाना चाहेंगे, और खासतौर से 2029 का चुनाव है उसके बाद। तो आपको ये इस वाले फैक्टर में कितना दम लगता है सर? देखिए, मेरे पास जो आंकड़े हैं वो करीब 50 लाख के आसपास केंद्रीय कर्मचारी हैं, और इनसे थोड़े ज्यादा पेंशनर्स हैं, इनसे ज्यादा ही हैं। तो कुल मिला के हम करीब 1.25 करोड़ के आसपास का आंकड़ा देख रहे हैं। 4 से 5 इनके परिवार के मेंबर्स मिला लीजिए आप, तो कुल मिला के हम करीब 5 से 6 करोड़ की आबादी इस पूरे के पूरे निर्णय से प्रभावित होती है। अगर मैं गलत एस्टिमेट नहीं लगा रहा हूं तो आप इस तरीके से, क्योंकि 4 से 5 मेंबर्स हम लगा के चलते हैं, तो करीब 5 से 6 करोड़। तो मुझे लग रहा है बिल्कुल सरकार के दिमाग में होगा ये बात। पर सरकारी कर्मचारी, देखिए राम, सबसे पहले वो लोग होते हैं जो इस बात को समझते हैं कि सरकार के पास क्या लिमिटेशंस है। मैं सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, पर सरकार के पास जो लिमिटेशंस होती हैं, जो इस समय सरकार के ऊपर पाबंदियां हैं फिस्कल उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इस वक्त नहीं है। ये अगर शायद ईरान युद्ध ना होता तो मैं आपको फिटमेंट फैक्टर इस समय शायद 3-3.5 के बीच में भी बोलने में मुझे हिचकिचाहट नहीं होती। मैं आपको बड़ी बात कह रहा हूं। पर क्योंकि ईरान युद्ध ने जो फिस्कल बैलेंस शीट है, देखिए खर्च तो तेल कहते हैं तिलों में से निकलता है, खर्च तो वहीं से निकलेगा। तो इसलिए युद्ध की वजह से मुझे लग रहा है कि कहीं 2.25 और 3 के बीच में कहीं ये फैक्टर निकल कर आएगा, और सरकारी कर्मचारियों को जो अन्य सुविधाएं मिलती हैं, मुझे लगता है उसमें सुधार किया जा सकता है। बाकी जो सीटीजी, जिसको मैं कहते हैं कॉस्ट टू गवर्नमेंट है, उसमें कुछ आपको सुधार। अब देखा आपने, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं दिल्ली की, सबसे ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज दिल्ली में है, तो अगर आप दिल्ली की बात लें तो जो नए अपार्टमेंट्स बने हैं इन सरकारी कर्मचारियों के लिए, अब हाई राइज बन गए हैं। पहले ये बहुत पुराने मकानों में रहते थे, अब उसमें लिफ्ट लगी हुई है, अन्य सुविधाएं भी दी गई हैं। तो मुझे लगता है इसको इन टोटलिटी देखा जाता है, और अब जितना भी सरकार के पास एल्बो रूम होगा उसमें तसल्ली करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और यहां पर जो है देश में जबरदस्त चर्चा इस बात की है कि भाई केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को इंक्रीमेंट कितनी मिलने वाली है, और देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट शरद कोहली साहब का जो अनुमान है, उन्होंने कहा है कि संभावना पूरी है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर कहीं 2.86 से 3 के बीच कहीं लाई कर सकता है। ये जो है इतना अनुमान इन्होंने जताया है। अगर इतना भी लागू होता है तो ये जो है
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर के आ सकता है, क्योंकि इससे जो है उनकी सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। और खास बात यह कि यहां पर शरद कोहली साहब ने जैसे कि एक पॉइंट बड़ा अच्छा रेस किया है कि देश की अर्थव्यवस्था पर यह सब चीजें निर्भर करती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो मसले हैं काफी हद तक देश की अर्थव्यवस्था को क्योंकि प्रभावित करते हैं, तो ऐसे में फिटमेंट फैक्टर क्या कुछ सेट होगा 18 महीने की अवधि पूरी होने पर, और फिर वो क्या और कितना केंद्रीय कर्मचारियों को खुश कर पाता है। लेकिन फिलहाल मान करके चलिए शरद कोहली साहब ने बोल दिया है 2.86 के आसपास अनुमानित आंकड़ा है इनका, तो खुश हो जाइए, चेहरे पर मुस्कान लाइए, क्योंकि आपकी उम्मीदें जो है आपको बड़ी जो है गुड न्यूज दे सकती हैं। तो शरद कोहली साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, आपकी अपनी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं और आप जो है सरकार से क्या अपेक्षाएं कर रहे हैं, लिख करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।